नमस्कार। तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैंने कुछ एजम्पशंस दिए हैं। पहले मैं आपको एजम्पशंस दिखाऊंगा। क्या मैं एजम्पशंस लेके चल रहा हूं? आप चाहें तो अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप उसको नोट करेंगे। इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन एंड इट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि वॉट एवर द एजम्पशन आई हैव टेकन it is right or wrong, and at the end when I will be taking question and answer, then you can give me your feedback कि हाँ, these assumptions can be changed or something like that. Okay. My first assumption, and whatever the assumption I'm taking on the basis of data. First assumption is average return of Nifty for last 20 years. तो ये मैंने गूगल पे लिखा तो मुझे डेटा मिला है 14.9 CAGR, लेकिन मैं यहाँ पे 10% लेके चलूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो निफ्टी 14.2 14.9 CAGR से ग्रो कर रही है, मतलब 14 के ऊपर ग्रो कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी 10 लेके चलूंगा। 10 क्यों लेके चलूंगा मैं आपको बता देता हूँ वो भी। चलिए, एवरेज रिटर्न ऑफ NPS इन लास्ट 10 years। तो मैंने यहां से डेटा लिया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इन कोई भी फंड्स आप देख लेंगे एनपीएस के तो आपको 12 भी मिलेंगे, 11 भी मिलेंगे, लेकिन मैं 10 लेके चलूंगा। ठीक है, एवरेज कहीं कोई ना कोई डेटा तो हमें लेना पड़ेगा टू डू अवर स्टडीज। तो पहली चीज कि हमें एनपीएस में मिलने वाला जो रिटर्न है उसको मैं 10% का मेरा एजम्पशन है, पहली चीज। दूसरी एजम्पशन है कि इंडिया में लोगों की सैलरी करीब करीब 10% साल में बढ़ती, 8%, 8% करीब बढ़ती है। कैसे 8% बढ़ती है वो भी बता रहा हूँ। 2 बार साल में डीए डिक्लेयर होता है और 3% के आसपास एनुअल इंक्रीमेंट होता है। तो 3%, कभी 2.5% ऐसे करके डीए डिक्लेयर होता है और 3% एनुअल इंक्रीमेंट होता है। तो एवरेज अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 8% का हमारा सैलरी का ग्रोथ है पर ईयर। ये मेरी सेकंड एजम्पशन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मिलने वाला रिटर्न है एनपीएस से वो 10% है, और जो सैलरी का ग्रोथ है एवरेज वो हमारा 8% का है। 8% का मतलब मैंने उसमें डीए का इंक्रीमेंट भी ऐड किया है। केवल आपके सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है 3% साल का, उसको ना लेके डीए मिलता है। कुछ लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में उनको डीए नहीं मिलता तो उनकी सैलरी साल में एक बार 8% 10% बढ़ा दी जाती है। तो मैं 8% लेके चल रहा हूँ। वो 8 की जगह आप 10 ले सकते हैं, 10 की जगह 15 ले सकते हैं, जो आपको लेना है लेंगे, सारा डेटा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने दो एजम्पशन दी। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप शेयर करके मैं आपके साथ एक एक्सेल शेयर करने जा रहा हूं। इसको पहले हम देखेंगे, समझेंगे। ये एक्सेल में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये मेरी कैलकुलेशन है, मैं गलत हो सकता हूं, और अगर गलत हूं आप मुझे बताएंगे तो मुझे उसको एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं, कोई भी मैं उसमें वो महसूस नहीं करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक पर्सन एवरेज, दिस इज माई एजम्पशन, एक पर्सन एवरेज 60,000 के आसपास की सैलरी पे जॉब को ज्वाइन करता है। मैं एक मिडिल क्लास आप कह सकते हैं कि नॉन गस्टेड पोस्ट जो होती हैं उसमें आप एक पीजीटी टीचर ले लीजिए, एक इंस्पेक्टर ले लीजिए, इस तरह का आपकी सैलरी थोड़ी ऊपर हो सकती है, किसी की नीचे हो सकती है। वो क्योंकि हर सैलरी को हम नहीं दे सकते, तो एक मैंने एजम्पशन ले लिया कि 60,000 माई starting salary and it is increasing by 8% every year. I hope my screen is visible. अगर आप अपना हाथ ऐसे करेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप मेरा स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू। तो 8% का आपका इंक्रीज हो रहा है। अब इस इंक्रीज को देखा मैंने और मैंने माना है कि हमारी जो सैलरी है 25 साल तक आएगी। जो कल गवर्नमेंट ने जिस एजम्पशन पे पेंशन डिक्लेयर किया है कि हम 25 साल जो काम कर लेगा उसको फुल पेंशन देंगे, तो
कोई अपनी जॉब 25 में ज्वाइन करता है, कोई 28 में ज्वाइन करता है, कोई 30 में ज्वाइन करता है, कोई 32 में ज्वाइन करता है, कोई 35 में ज्वाइन कर सकता है। तो हमारे पास सारा तो हम नहीं ले सकते। मैंने मान लिया है कि हम 25 साल नौकरी करेंगे। ध्यान से देखिएगा मेरी बात। 60,000 60,000 पर मंथ में हम ज्वाइन करेंगे। 60,000 पर मंथ में ज्वाइन करते हैं तो हमारा 7,20,000 पहले साल की सैलरी होगी। अगले साल वो सैलरी 8% बढ़ के 64,800 हो जाएगी और एनुअल सैलरी ये हो जाएगी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। अब जिस साल आप रिटायर होंगे, 25वें साल में आप रिटायर होंगे, ये मेरी एजम्पशन है कि 25 साल नौकरी करने के बाद आप रिटायर होंगे। थोड़ा सा डेटा है, समझने में दिक्कत होगी, मैं कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने वीडियो को रिकॉर्ड पे डाला है। मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई डेटा छूट जाए तो बिल्कुल इस बात से चिंता मत करिएगा कि मैं बीच में आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा लास्ट में, जितना मुझे पता है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं। तो जिस साल आप रिटायर होंगे उस साल आपकी मंथली सैलरी 3,80,470 होगी। माई एजम्पशन, आपकी सैलरी हर साल 8% बढ़ रही है। कोई पे कमीशन आएगा नहीं आएगा वो सब चीजें हम इसमें नहीं ले सकते। पे कमीशन कितना इंक्रीज करेगा नहीं करेगा वो चीजें हम नहीं ले सकते, वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जब आप 25 साल नौकरी करके निकलेंगे उस साल 3,80,000 रुपए आपकी सैलरी होगी और एनुअल सैलरी आपकी 4,56,000 के आसपास होगी। 45,65,650, यानी 45,65,000 रुपए आपकी एनुअल सैलरी होगी जिस साल आप रिटायर हो रहे होंगे। एज्यूमिंग कि आपने इस साल नौकरी ज्वाइन किया और 25 साल बाद आप रिटायर। गवर्नमेंट कहती है, जो ओपीएस देती थी, जो यूपीएस कर ले आई है, उसमें कहती है कि हम आपको 50% ऑफ योर लास्ट सैलरी, लास्ट 10 मंथ की सैलरी है तो जो एनुअल सैलरी होगी वही हमारी 12 मंथ की लास्ट सैलरी होगी, उसका 50% करेंगे तो आपको 1,90,000 रुपए आपको पेंशन देंगे। 1,90,000 पेंशन जो होगी वो, उसमें डीए बढ़ता है। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो इंक्रीमेंट जो होता है, अभी जैसे आपको सैलरी में डीए भी बढ़ता है हर साल और इंक्रीमेंट भी होता है, लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तो इंक्रीमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, डीए नाम की चीज होती है। तो हमारा जो डीए है, मैंने एज्यूम किया है कि वो साल का 5% बढ़ता रहेगा और इस तरह से। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंसान जो है करीब करीब 30 साल रिटायरमेंट के बाद जिएगा। कोई 20 साल जीता है, कोई 30 साल जीता है, कोई 40 साल जीता है। तो एवरेज मैंने रिटायरमेंट के बाद मतलब 60 के बाद 30 साल, 90 साल की लाइफ ले रही है। मैंने बहुत ज्यादा ले रही है एवरेज, लेकिन कोई बात नहीं। तो जब 90 ईयर का पर्सन होगा तो उसकी पेंशन जो होगी वो 7,82,065 मंथली होगी, यानी एनुअल पेंशन उसकी कुछ 93,84,789 रुपीज ये उसकी पेंशन होगी अगर वो 90 साल तक जीता है। तो इस पूरे प्रोसेस में सरकार उस इंसान को पूरे जीवन में 20,41,16,849 रुपए देगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर इंसान 25 साल नौकरी करके निकलता है, उसके बाद 30 साल और जीता है, 90 ईयर तक रहता है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 है, एनुअल इंक्रीमेंट 8,000 का है, सॉरी 8% का है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये कैलकुलेशन मेरे एक्सेल बताती है कि करीब करीब उस एम्प्लॉय पे सरकार अगले 55 सालों में 55 ईयर, 25 ईयर बिफोर रिटायरमेंट एंड 30 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट करीब 20 करोड़ रुपए खर्च करती। आज के टाइम पे जो एनपीएस चल रहा है उसमें सरकार कितना खर्च करती है पहले ये देखिए। आज के टाइम पे जिसकी 60,000 सैलरी है उसको सरकार 60,000 की जगह 68,400 देती है। कैसे देती है? आपकी सैलरी तो आपको देती है प्लस 14% आपके एनपीएस अकाउंट में एक्स्ट्रा डालती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनपीएस अकाउंट में 14% गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डालती है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन आता है, क्योंकि एनपीएस में डाला तो आपका पैसा हो गया, गवर्नमेंट के पास उसका बर्डन आता है 68,400, जो कि ओपीएस में गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता था 60,000। या आप कह सकते हैं वो 60,000 ओपीएस में आपको मिलता था, लेकिन एनपीएस में आपको 68,000 मिलता है, क्योंकि बाकी 14% गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डाल देती है। साल में गवर्नमेंट आपके ऊपर ये खर्च करती है।
और ये 25 साल तक, फिर यहाँ पे भी मैंने 8% का ही इंक्रीमेंट लिया है। ये इंक्रीमेंट 8% का होता जा रहा है। इस वाले सैलरी पे मैंने 14% केवल बढ़ा दिया है साल। अगर आप देखेंगे किसी भी अमाउंट को, तो ये अमाउंट, इस अमाउंट का, ये जो अमाउंट है उस पर 14% एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो 14% गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा देती है। इस प्रोसेस में 25 साल में गवर्नमेंट आपको 6 करोड़ रुपए देती है। वैसे कितना देती है? 20 करोड़ रुपए। और एनपीएस के हिसाब से गवर्नमेंट आपको देती है 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए 25 साल में देती है, और वहां पे 20 करोड़ रुपए 55 साल में देती है। नो डाउट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन यहाँ पे 14 करोड़ रुपए पर एम्प्लॉय कम आता है। 14 करोड़ रुपए पर एम्प्लॉय, ये ध्यान हमें रखना है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी सोसाइटी है, वो यही है कि अगर गवर्नमेंट इस 6 करोड़ के जगह 20 करोड़ देती है, तो आज जिस गवर्नमेंट ने आपका बेनिफिट लिया और कल जिस गवर्नमेंट ने को ये पैसा देना है, ये दोनों डिफरेंट होगी। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी। आज कांग्रेस है, कल बीजेपी होगी। तो इसी को हम फाइनेंशियल बर्डन कहते हैं। जो हमारा बर्डन आगे की गवर्नमेंट पे शिफ्ट होता है, वो आपको हमेशा देखना होता है। डेफिसिट उसी से बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं। तो अगर आपको किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखनी है, इसीलिए कहा जाता है कि पास्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई भी बर्डन जो है, उसको हटा के तब आप कैलकुलेशन करेंगे, तभी आप सही बता सकते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है, अगर आपको देखना है सही तरीके से। तो ये तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या बर्डन आता है, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट होता है, बिकॉज मैं इकोनॉमी को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो क्यों गवर्नमेंट एनपीएस देना चाहती है और ओपीएस नहीं देना चाहती है, तो ये डिफरेंस है। एक केस में गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपए देने होते हैं, दूसरे केस में गवर्नमेंट को केवल 6 करोड़ रुपए देने होते हैं। तो करीब करीब गवर्नमेंट के 14 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एम्प्लॉय हैविंग 60,000 एज अ सैलरी, द बिगनिंग सैलरी। तो कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो बाकियों का आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो एक्सेल में आपको बाद में भी दे सकता हूँ। आप अपनी सैलरी यहाँ डाल के और कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी, एक्सेल में फॉर्मूले लगे हुए। नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंट सीट। अब मैं आपके साथ एक दूसरी सीट शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। थोड़ा सा मुझे समझाने में दिक्कत आएगी तो मैं एक बार की जगह दूसरी बार रिपीट करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको जानना चाहिए। अगेन मेरा एजम्पशन वही है कि इंसान के 60,000 रुपीज सैलरी है, हर साल उसकी सैलरी में 8% का इंक्रीज होता है। ये मेरी एजम्पशन सेम है, अगर आप देखेंगे। और ये 25 साल तक वो नौकरी करता है। 25वें साल में 25th ईयर में उसकी सैलरी 3,80,471 रुपए पर मंथ होगी, अगर वो 60 साल में आज ज्वाइन करता है, 60,000 की सैलरी पे आज वो ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये मेरा सेम एजम्पशन है। अब उसका एनपीएस में कितना अमाउंट जाता है या जाएगा, अगर आप इसको देखें तो कल उन्होंने 18.5 कर दिया है। मैं इसको, आप कहेंगे मैं 18.5 पे चल सकता हूं, मैं, आप कहेंगे मैं इसको 14 पे भी कर सकता हूँ। जो कैलकुलेशन आप लोग को लगे मैं वो कर सकता हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फिलहाल मैं 14 पे कर रहा हूँ, जिसमें 14% गवर्नमेंट देती है, 10% आप देते हैं, टोटल आपका 24% होता है। ये मेरी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा। आपके एनपीएस अकाउंट में 14,400 रुपए आपकी सैलरी से जाता है। कैसे जाता है? 10% आप देते हैं। अभी मैं फिलहाल का प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। आप क्या देते हैं? 10% आप देते हैं और 14% गवर्नमेंट देती है। टोटल 24% आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है पर मंथ, यानी ईयरली वो हो जाएगा 1,72,800। ये आपके अकाउंट में जाता है और ये 25 सालों तक ऐसे ही जाता रहेगा। टोटल जो पैसा गया होगा वो 1,26,32,706 रुपए आपके एनपीएस अकाउंट में आप कंट्रीब्यूट करेंगे अगले 25 सालों में, अगर आप एनपीएस को यूज करते हैं या जो कर रहा है तो। 1,26,32,724% का, जिसमें 14% गवर्नमेंट दे रही थी और आप जो हैं आप दे रहे थे 10%। रेट मैंने वही 10% लिया है जो एनपीएस का चल रहा है, वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं निफ्टी वगैरह को लेता हूं तो 14 भी जाता है, लेकिन मैं नहीं लेके मैं एनपीएस का 10% का रेट ले रहा हूँ।
ध्यान आपको जो रखने वाली बात है, जो लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा कि जो पहले साल कंट्रीब्यूशन होगा उसमें 1 साल की सैलरी नहीं होगी, उसमें 1 साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें 5.5 मंथ का होगा। अगर आप पढ़ाते होंगे कहीं तो ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, ऐसे करके कंसेप्ट पार्टनरशिप में आता है। तो यहाँ पे जो सैलरी का आपका आएगा वो मंथ के एंड में आएगा, वो आपका जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर में कोई भी इंटरेस्ट रखता है या कोई भी आपको रिटर्न मिलता है वो 5.5 मंथ का मिलेगा। यहाँ पे भी 5.5 मंथ का मिलेगा, यहाँ पे भी 5.5 मंथ का मिलेगा, यहाँ पे भी 5 पॉइंट, हर बार आपको 5.5 मंथ का मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट ईयर कंट्रीब्यूशन होगा, पूरे साल का जो कंट्रीब्यूशन होगा, कैसे होगा? जो पहले महीने आपका एनपीएस में पैसा जाएगा उसमें रिमेनिंग 11 महीने तक इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। जो अगली बार जाएगा उसमें रिमेनिंग 10 महीने मिलेगा, जो अगली बार जाएगा उसमें रिमेनिंग 9 महीने मिलेगा, और लास्ट मंथ में 0 महीने का होगा। इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कॉमर्स टीचर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी लोगों को एकदम याद कर लीजिए कि लगभग लगभग आधा टाइम का ही इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि जो लास्ट दिसंबर में जो पैसा गया उस पर तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो नवंबर में गया उसमें एक ही महीने का मिलेगा रिटर्न। इसलिए आपको 5.5 मंथ का ही रिटर्न मिलता है फर्स्ट ईयर में। लेकिन सेकेंड ईयर में जो पहले साल वाला अमाउंट है उस पे पूरे का मिलेगा, पूरे साल का। लेकिन सेकेंड ईयर वाले अमाउंट पे अगेन 5.5 का मिलेगा। थर्ड ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर का पूरे पे मिलेगा, सेकेंड ईयर के भी पूरे पे मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर वाले अमाउंट पे 5.5 मंथ का मिलेगा। इस तरह से आपके रिटर्न की कैलकुलेशन होती है, जो मैंने यहाँ पे सीट बनाई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर का पैसा आया। सेकेंड ईयर में जो पैसा आया है, अगर आप इसको देखेंगे, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। जो फर्स्ट ईयर का पैसा है वो पूरा आया, जो सेकेंड ईयर का पैसा है, सेकेंड ईयर का पैसा है इस पे ये भी पूरा, ये वाला आ गया क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट 5.5% ऐड हो गया। और जो फर्स्ट ईयर वाला पैसा है उस पे 1 साल का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर। उसी तरह अगर आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा? जो सेकेंड ईयर तक का पैसा हो चुका होगा उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 10%। और जो थर्ड ईयर वाला पैसा होगा वो आपका 5.5 ऐड होके इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये क्यूमुलेट होके जो लास्ट में अमाउंट बनेगी 25 साल बाद। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन एक्सेल को यूज करके किया है, आप भी कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये पैसा जो है 3,60,19,581 रुपए होते हैं। करीब करीब 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ के ऊपर ये पैसे होते हैं। 3,60,00,000 रुपीज होते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, एजम्पशंस केवल मैंने 10% के लिए है, कोई हाइपोथेटिकल एजम्पशन नहीं ली है, वो ली है जो आज के टाइम पे हो रही। और कई सालों से, पिछले 10 सालों का एवरेज लिया है, वो भी नहीं कि मैंने पिछले साल निफ्टी बहुत बढ़ा तो मैंने वो ले लिया, ऐसा नहीं किया है। 10 साल का एवरेज लिया है, जिसमें कोरोना भी हुआ, यूक्रेन भी हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छा भी हुआ, खराब भी हुआ, मोदी जी भी आए, मोदी जी की सरकार कम वो में भी आई, तो ये सब करके मैंने इसीलिए एवरेज लिया है। वो 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मेरा कॉर्पस बन के तैयार होगा कितने साल बाद? 25 साल बाद, जिस साल में रिटायर हूँ। अब देखिए एनपीएस में होता क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा। एनपीएस में जो आपका कॉर्पस बन के तैयार होता है उसमें से 60% आपसे कहा जाता है कि आप इसको ले सकते हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ले सकते हैं। और 40% का कंपलसरी आपको एनटी बनाना जाता है। जो 60% आप लेते हैं वो पूर्णतया टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं होता। और जो 40% की आपको एनटी मिलती है या पेंशन मिलता है उस पे आपका जो भी आपका स्लैब उस समय होगा, या जो आज का ही हम अभी एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो हम वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब लेकिन जब आप पेंशन लेते हैं अपना ओपीएस में या यूपीएस में, जो भी आप कहते हैं, उस पे जो भी पेंशन मिलेगी आपको, उस पे आपको टैक्स स्लैब रेट से होगा, उस पे कुछ भी एग्जेम्प्टेड नहीं होता। ठीक है, तो मैंने, नो डाउट इसमें स्लैब वाइज कैलकुलेशन होती है, लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने आपकी सैलरी पे, यहाँ पे मैंने जो टैक्स लिया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20% का लिया है।
30% होता है, 10% होता है, 20% होता है, यहाँ तक 0 होता है, उसके बाद कुछ होता है। इसलिए मैंने रेट ले लिया 20% का, एक एवरेज ले लिया, सो दैट कि जो भी आपकी पेंशन, ये पेंशन कैसे बनी, जो आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% आपकी पेंशन बनी, जो रूल कहता है, जो पहले भी ऐसा होता था, यूपीएस में भी ऐसा ही कहा गया। लेकिन ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो आपकी पेंशन होगी वो हर साल 5% से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डीए बढ़ता जाएगा और आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। और जो पोस्ट टैक्स आपके पास बचेगा वो ये अमाउंट होगा। आप देखेंगे 30 साल बाद आपकी जो पेंशन होगी वो महीने की 7,82,000 के आसपास हो जाएगी। टैक्स के बाद वो 6,25,000 के आसपास होगी। अब चलते हैं एनपीएस में। एनपीएस में आपका ये पैसा जो था, इस पैसे में से 60% आपने ले लिया, उसको कहीं भी एक अच्छे फंड में, निफ्टी में, म्यूचुअल फंड में डाल दें। किस, आपको मैं बता रहा हूं, बड़े आराम से आपको 12-13% का रिटर्न अच्छे से मिल जाता है। जो लोग शेयर मार्केट उसको समझते हैं उनको ये बात समझ में आ जाएगी। और जो 40% है वो सरकार आपको देती नहीं है, वो आपका वो 6% पे ग्रो करेगा। तो एक तरफ 13-14%, दूसरी तरफ 6%, एवरेज लेके फिर मैंने उसको 10% का ही लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला 10% का ही लगाया है कि आपका टोटल 10% पे ग्रो करेगा। कैसे 10% लगाया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो 60% आपको पैसा मिल गया उसको आपने कहीं अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे आपने निफ्टी में डाल दिया, आपने गोल्ड में डाल दिया, आपने किसी प्रॉपर्टी में डाल दिया, उस पे 13-14% का रिटर्न मिलने लगा आपको। और जो पैसा गवर्नमेंट ने उसका एन्युटी बनाया उस पे 6% का रिटर्न मिल रहा है। टोटल जो पैसा हो गया उस पर 10% का एवरेज, वही 10% मैंने ले लिया कि 10%, ये फिर बता रहा हूँ, ये मेरी एजम्पशन है, 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बात। तो आपका जो पैसा 10% ग्रो करेगा, उस 10% में से एक रूल ऑफ 4% होता है, जिसे हम कहते हैं कि अगर आप अपने फंड से इतना पेंशन निकाल लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा 4% आप उसमें से एनपीएस निकाल लेते, तो 1,20,000, ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूपीएस में 1,52,000 रुपए है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे केवल आपकी पेंशन 1,20,000 रुपए ही होगी। और पोस्ट टैक्स 1,52,000 की जगह यहाँ पे 1,08,000 ही होगी। नो डाउट एनपीएस में पेंशन कम होगी, ये आपको देख के समझ में आ रहा है। यूपीएस में पेंशन जो बनती है आपकी रिटायरमेंट पे 1,52,000 बनती है, और यहाँ पे आपको 1,08,000 बनती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा समझने वाली चीज है, जिसको, ये डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है, हम कितना सिक्योरिटी को ध्यान देते हैं, कितना लिक्विडिटी को ध्यान देते हैं, कितना पैसे की वैल्यू देते हैं, ये इन बातों पे सबका। अब अगर एनपीएस में, ध्यान रखिए, पहले बार ओपीएस में आपने ये 1,52,000 रुपए लिया, और उसके बाद मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, आप चले जाते हैं दुनिया से, मैं चला जाता हूँ दुनिया से, कुछ होता है, परिवार चला जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब हम गाड़ी से जा रहे थे, सारा परिवार खत्म हो गया, उस दिन आपका वो पैसा 0 हो जाता है, या पर्सन की डेथ होने पे 60% हो जाता है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये पैसा लेने के बाद भी आपके पास ये जो फंड है ये आपका होता है। यानी आपकी डेथ हो गई तो वाइफ को मिलेगा, स्पाउस को, वाइफ के केस में हस्बैंड को, उनका डेथ हो गया तो बच्चों को मिलेगा, माँ बाप को मिलेगा। यानी ये पैसा आपका है। तो आपको दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे मेरी पेंशन जो है 1,08,000 है, लेकिन 1,08,000 मिलने के बाद पर मंथ आपके पास यहाँ पे 4 करोड़ का एक फंड भी है साथ में आपके पास। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है किसी को ये समझ में आए, किसी को ये समझ में आए, मेरा काम है आपको दोनों बताना। यहां पे जो मैंने पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन की है वो भी कैसे की है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देखेंगे 0.9% मैंने रखा है, जबकि वहां पे मैंने आपको 0.8 रखा था। यानी यहाँ पे मैंने 20% टैक्स लगाया था, यहाँ पे मैंने केवल 10% टैक्स लगाया। वो क्यों लगाया, ध्यान से देखिए। जो एनपीएस है इसमें आपको दो जगह से पैसे मिल रहे हैं, एक पेंशन मिल रहा है, और दूसरा पैसा जो आपने 60% को किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया था वहां से पैसा मिल रहा है।
जो पेंशन मिल रही होगी उस पे वही 20% 30% टैक्स लगेगा, जो भी स्लैब रेट होगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में या कहीं पैसा डाला है, जहां से आप एसटीपी कर रहे होगे, सॉरी एसडब्ल्यूपी कर रहे होगे धीरे धीरे, वहां पे 12.5% का, आज के हिसाब से बता रहा हूं, 12.5% का टैक्स है। और वो भी केवल प्रॉफिट पे, ना कि प्रिंसिपल पे। ध्यान रखिएगा, 12.5% भी नहीं है। 12.5 मतलब 1 लाख का 10% बढ़ के 1,10,000, तो केवल 10,000 पे 12% लगेगा। लेकिन यहां पे जब होता है, जब हम ओपीएस में जाते हैं, तो जो पैसा आपके पास आ रहा है उस पे पूरे पे टैक्स लगता है। यहां पे क्या होता है कि आपका जो 40% वाला पैसा होगा उस पे तो टैक्स लगेगा, जो भी स्लैब होगा। और जो 60% वाला पैसा होगा उस पे कैपिटल गेन लगेगा। और कैपिटल गेन भी केवल गेन पे लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगेगा। ये इसकी ब्यूटी है, इसलिए मैंने इसको 10% एज्यूम किया है। एक 0.1 ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको समझ में आया, मैंने को जो समझ में आया उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पेंशन बनती है 152, यहाँ पे बनती है 1,8। ऐसे करते करते अगर मैं 40 साल का हो गया, वहां पे 40 साल के बाद देखते हैं तो यहाँ पे मतलब 15 साल आफ्टर रिटायरमेंट, तो यहाँ पे पेंशन बनती है आपकी 3 लाख रुपए, और यहाँ पे बनती है केवल 2,44,000 रुपए। करते करते करते, लेकिन आपको ध्यान रखना, 2,44 के साथ साथ आपके पास ये एक कॉर्पस भी तैयार होता जा रहा है। मान लीजिए 90 के ईयर में आप रिटायर होता, आपकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो 90 के ईयर में यहाँ पे आपकी पेंशन होती है 6,25,000, और यहाँ पे आपकी पेंशन होती है 5,85,000। नो डाउट कम है, लेकिन 20 करोड़ का एक कॉर्पस भी आपके पास है, जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। अभी मैं एक मित्र से बात कर रहा था, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। है क्या, एनपीएस अच्छा है, ओपीएस अच्छा है, ये सब चीजें हमारी सोच पे। कौन लोग सिक्योरिटी मानते हैं, कौन लोग ग्रोथ मानते हैं। कुछ लोग एफडी में पैसा रख के खुश हैं 6% पे, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा रख के खुश हैं 12% पे। ठीक है, वो अपने अपनी सोच है। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी के लिए एनपीएस सही हो सकता है, किसी के लिए ओपीएस सही हो सकता है, आपके ऊपर है। लेकिन दोनों का एक मैं आपको कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया कि दोनों सिचुएशन में आपका क्या होता है। अगर आप ओपीएस को देखें जो पहले होता था, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें वो कहते थे कि 6.5% आपका, हाँ 6.5% आपका पीएफ में पैसा जाता था, जीपीएफ जिसे कहते थे, और कुछ नहीं करता था। अब कहते हैं कि 6.5 की जगह 10 करता है, तो कैलकुलेशन यहां पे भी सेम है कि वो जो 6.5 करता है अब 10 करता है, यानी 4% करीब ज्यादा करता है। तो जब आप रिटायर होते हैं तो वहां जीपीएफ का पैसा मिल जाता था, जीपीएफ 6% करता था, वो आपको मिल जाता था। यहाँ 10% कटा है, 10 का 60% देखेंगे तो वही 6% की कैलकुलेशन आएगी, तो वो आपको इकट्ठा मिल जाता है, और 40% जो है आपको मिलता है। तो कैलकुलेशन ओपीएस, इसमें कहीं जाके कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान है। ये अपनी अपनी सोच है। आपको देखना है कि आपको बिगनिंग ईयर में ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको यूपीएस को देखना चाहिए। आपको लगता है नहीं जी मैं घर पे हूँ, गांव में रहता हूँ, रेंटर आती है, खेती करता हूँ, पैसे हैं तो काम आएंगे, मुझे काम आएंगे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को काम आएंगे। आपको रिटायर होने के बाद नहीं जी मुझे तो एक रेगुलर इनकम चाहिए, मेरा बच्चा पढ़ता है। तो ये सारी चीजें आपकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है। मैंने आपको दोनों सिचुएशन दिखा दी कि ये कैसे होता है। मैं फिर बता रहा हूं कि जब मैंने ये दो सिचुएशन दिखाई है तो मेरे कुछ एजम्पशंस हैं, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एजम्पशंस है। जैसे बीच में कोई पे कमीशन नहीं आए, क्योंकि अगर पे कमीशन आएगा तो आपका यूपीएस भी बढ़ेगा, आपका एनपीएस भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आपका कंट्रीब्यूशन उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका यूपीएस बढ़ जाएगा और एनपीएस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, आपका लास्ट में अमाउंट बढ़ जाएगा। उसी तरह मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो टैक्स रेट आज है जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। मुझे नहीं पता, वो किसी को नहीं पता वो क्या होंगे आज के बाद। ये कुछ एजम्पशंस है, उसके बेसिस पे एक मैंने फेयर कैलकुलेशन करने की कोशिश की है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, आप लोग अपने कैलकुलेशन बताएंगे। मैंने ये 30 मिनट में पहले आपको ब्रीफ करने की कोशिश की, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो मेरे मन में ना आई हो, मैं ना ले पाया हूं, आपके दिमाग में हो, मैं उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूंगा। और कोई पॉइंट मुझसे कैलकुलेशन करते समय छूट गया हो तो उसको मैं जरूर लूंगा, उसको मैं दोबारा एक्सेल में डाल के दोबारा कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं, और मैं कहता हूं कि अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है और आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में रहना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट कीजिए।
क्योंकि आपको अच्छा शेयर तभी मिल सकता है जब दूसरा उसको बेचने को तैयार हो। उसी तरह आप अपने शेयर को अच्छे दाम में तभी बेच सकते हैं जब दूसरा उसे खरीदने को तैयार हो। तो अगर शेयर मार्केट में काम करने वाले इंसान की एक सबसे बड़ी आदत होती है कि वो दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि जिस दिन आपने रिस्पेक्ट करना, जब आप ये सोचोगे कि जैसा मैं सोचूं वैसा ही दूसरा भी सोचे, तो शेयर मार्केट काम करेगा नहीं। क्योंकि शेयर मार्केट तभी चलेगा जब एक खरीदने वाला हो और एक बेचने वाला। ये एक ब्यूटीफुल थिंग है शेयर मार्केट की, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं और मैं अब आप लोगों को आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए कर रहा हूं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप लाइव कहीं जुड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्रेस कैसा हो। ऐसा ना करें कि वो वीडियो कहीं जा रही हो और अच्छी ना लग रही हो। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप कैमरे के साथ जुड़ रहे हैं तो इतनी रिस्पेक्ट, क्यों टीचर्स हैं, घर में बैठी हैं, बच्चों के साथ बैठी हैं, तो आप ऐसा ड्रेस पहन कर ना बैठें जो कि एक समाज के दृष्टि से उचित ना हो। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस टू आस्क योर क्वेश्चन। और मैं अब आप अपने आप को जो चाहे मैं नाम लूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वानिया 7D, ये मुझे लगता है बच्चे का नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, पूछे सर, आप अनम्यूट। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। इंद्रमणि उपाध्याय। यस सर। सर, मैं इसमें कुछ चीजें जो मेरा अपना कैलकुलेशन था मैंने भी करने की कोशिश की, तो मैं ऐड करना चाहूंगा सर इसमें। जैसे। मैं आई सर। यस यस। सर सर जो आपने कैलकुलेट किया है कि अगर 60 पे ज्वाइन करता है और 380 तक पहुंचेगा, मेरा अपना कैलकुलेशन है कि सर 7 CPC में जो हिसाब किताब है, जैसे हमने एक प्राइमरी 35,400 पे ज्वाइन करता है, 25वें साल वो 72,100 पे पहुंचता है। मतलब लगभग डबल प्लस 125% के इतना होता है, 225% के करीब उसका बेसिक। अभी 50% डीए है, हर साल 7 या 8% बढ़े तो 25 साल में 200% बढ़ जाए तो 250% होता है। तो प्राइमरी वाला वो बंदा जो मैंने कैलकुलेट किया था सर, कि वह 25वें साल उसकी जो सैलरी होगी 72,100 और 2.25 लगभग ये 1.5 से 2 के बीच में जाएगी। और इनका जो अपना अगर 18.5% पे कार्पस देखा जाए तो 9% के करीब जो अभी हम लोग का है, 9% के करीब अगर एवरेज माना जाए तो 2,18 लाख के चलिए, करीब इनका बन रहा है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मेरी बात को आप समझिए। जी जी अगर सर। अगर मैंने सैलरी 60 से 80 किया और आपके हिसाब हाँ, से 60 से 90 हो नहीं गया। आप सर चक्रवृद्धि की दर से बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे केवल क्या होता है कि अप्रोक्स 3% के करीब ही बढ़ती है, और डीए होता है वो फ्लैट, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप में बढ़ रहा है, वो चक्रवृद्धि नहीं बढ़ रहा है। सर मैंने इसीलिए 8% कर लिया है। आठ जी जी। परसेंट मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, रिसर्च किया, जी और जी। उस पे मुझे दिखाई दिया कि हाँ, मेरे भैया ने आज के कितने साल पहले ज्वाइन किया था तो उनकी आज सैलरी क्या है। मेरी भाभी है, एक मेरा छोटा भाई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। तो ऐसे 2-3 लोगों की सैलरी लेके थोड़ा सर सा मैंने कैलकुलेशन किया। तो सर मैंने। और इसमें जो सर हम लोग को प्लीज। ऑप्शंस हैं। सर प्लीज। जी सर। आपका क्वेश्चन, क्योंकि अगर अदरवाइज हम उतने सारे बातें, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये सैलरी कम या ज्यादा हो सकती है। मेरी बात समझिए, अगर आपकी सैलरी कम होगी तो आपका यूपीएस भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही कम होगा और आपका एनपीएस भी प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन एक अमाउंट पे है, सैलरी पे ही जी जी। बेस्ड है। सैलरी को मैंने 8% से बढ़ाया, आप 6% से बढ़ा लो। सैलरी को मैंने 8% से बढ़ाया, आप 10% से बढ़ाओ। अगर मैं जी जी। सैलरी को 10 से बढ़ाऊंगा तो मेरा यूपीएस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और मेरा एनपीएस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर मैं 8 से बढ़ाऊंगा तो दोनों वैसे ही बढ़ेगा। मैंने तो आपको लास्ट कैलकुलेशन जाके दिखाया कि दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। वो जी डिफरेंस वो डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा प्रोपोर्शनेट टर्म में। जी। जी जी। तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो हमें नहीं उसमें। उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वो डिफरेंस रहेगा कि वो यूपीएस ज्यादा है तो यूपीएस से ज्यादा रहेगा, एनपीएस ज्यादा है तो एनपीएस से ज्यादा रहेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सैलरी ज्यादा बढ़ गई तो ये ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, सर ठीक। मेरा जो कैलकुलेशन था कि अगर हम 18.5 पे उसका एनपीएस कार्पस जनरेट हो रहा है तो वो सर दो मैंने करोड़ अट्ठारह लाख के करीब बन रहा आपने है। आपने अभी देखा, मैंने भी 18.5 रखा था, मैंने उसको। और सर वो प्लीज। अगर 50% के करीब बन रहे हैं तो 96,000 के करीब। हाँ नीता मैम, आपका क्वेश्चन प्लीज। जी सर, मेरे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ यस मैम प्लीज। और 80 CC D1B में 50,000 रुपीज में करा रही हूँ जो कॉर्पस अभी
2 साल बाद रिटायर होंगी, 10 लाख के करीब हो जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 10 लाख में 60% आप कह रहे हैं कि मैं अपना निकाल सकती हूँ और 40% मेरा रह जाएगा। आप एनपीएस में हैं? नहीं, मैं ओपीएस में हूँ, बट 80CCD1B में हाँ, 50,000 की एडिशनल में जो करती हूँ, तो मेरा अच्छा, 10 लाख ठीक के है, करीब 2 साल बाद कॉर्पस हो जाएगा वो। ठीक है। अब मेरे साथ समस्या ये है कि अगर मैं 60% निकालती हूँ तो 40%, तो 4 लाख पे मेरे को पेंशन कितनी मिलेगी, उसको कैसे मैनेज करें? तो आपको बाकी ओपीएस तो मिल ही रही है ना? नहीं नहीं, मेरा तो ये है कि क्या मैं वो ये एडवाइजेबल है कि मैं पैसा ही ना निकालूं पूरा 100%? आपके मैं वो तो एंड देखो, आपके ऊपर जरूरत, देखिए ये सारी चीजें आपकी जरूरतों पे है। आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, अगर मान लीजिए आप 6 लाख निकाल के उसे वेस्ट कर देते हैं, घूमने चले जाते हैं, ये ना, ये हम आपका एक पर्सनल डिसीजंस होते हैं। आपको उस समय पैसे की क्या जरूरत है, आप पैसे को क्या गवर्नमेंट से बेटर, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है तो आपको 6% दे रही है क्या? सपोज मैं मैम नीता मैम प्लीज, एनपीएस में आप, 12% के करीब मिलता है। हाँ, देखिए क्या मिलता है आज के, नहीं मैं तो एक एवरेज बता रहा हूँ कि अभी जो है वो 10% के आसपास मिलता है। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसको फंड को शिफ्ट कर दिया जाता है, कंजर्वेटिव फॉर्मेट में कर दिया जाता है, उस समय आपको 6% मिलेगा, उस समय आपको 12% नहीं मिलेगा ओह, उस अच्छा। समय। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप उसमें से 60% निकाल के किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, तो वहां आप 12, 13, 14% जनरेट कर लेंगे। और वो कंजर्वेटिव, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कंजर्वेटिव में इसलिए डालती है ताकि आपको सेफली कुछ पैसा मिनिमम मिलता रहे। एग्रेसिव में डाल देगी, मार्केट ऊपर नीचे होगा तो उसका फर्क पड़ जाएगा। तो वो आपकी आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आप उसको लेके डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या मैं उसमें एडिशनल भी डाल सकती हूँ सर? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन लेंगे तो हमारे पास 70 लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज, ठीक है। ठीक है सर, प्लीज, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी का और कोई क्वेश्चन है पहले, या फिर मैं नीता मैम का क्वेश्चन ले लूंगा इस बीच में? किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ जी अंद्रेश जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर एक चीज पता करनी थी। हम्म। जैसे ये आपने जो कैलकुलेशन दी है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है? हाँ जी, नहीं इस देखिए, इस आपको तो ओपीएस से कोई कैलकुलेशन, जो मैंने एनपीएस की कैलकुलेशन की है वो आप अपना ले लीजिए। जैसे मेरा अपना खुद का एनपीएस अकाउंट है, मैं उसमें डालता हाँ हूँ, जी, हाँ जी। तो जो एनपीएस में मिल हाँ, रहा है जैसे हम लोग जैसे सेल्फ वो, एम्प्लॉयड हैं उनके लिए तो एनपीएस वाला ऑप्शन है ना तो बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल? है। मैं मेरा हाँ भी जी। एनपीएस है और मैं उसको चलाता हूँ। मैं हर इंसान हम्म। को, जिस जहां भी मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का सेशन लेने जाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ एनपीएस में इन्वेस्ट करो, करो, करो। लोग कहते हैं सर म्यूचुअल फंड में 15% मिल रहा है, एनपीएस में 10% मिल रहा है, क्यों करो? प्लीज हमें लाइफ को समझना पड़ेगा। हाँ, एक सेफ साइड भी है वो। लाइफ में कहीं कहीं सिक्योरिटी चाहिए होती है। मुझे नहीं पता बिल्कुल मेरी बिल्कुल। बीवी कल को क्या करेगी, मेरे बच्चे कल को क्या करेंगे, और दुनिया में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता हम्म। है। तो एक अमाउंट आपके पास जरूर ऐसा होना चाहिए जो जीवन भर आपको मिले। और नहीं हम्म। पता किसी को किसके साथ क्या होगा, किसी को नहीं पता। और इसको, जैसा दुनिया चलता है, अगर आप चीजों को समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। मैं इतनी खराब होगा, अच्छा होगा, क्या होगा, नहीं पता किसी को, लेकिन आपको तो इसलिए एनपीएस में जरूर होना चाहिए। और एनपीएस में इतना पैसा आपका पेंशन बनाने की कोशिश करना चाहिए जिससे आपके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम ना आए, सर्वाइवल की उतना पैसा महीने में आता रहे जिससे आप सर्वाइव कर पाए। तो वो तो ये हम पैसा लोग अगर देखिए, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 10% के हिसाब से मतलब कैलकुलेशन है कि मिलेगा? अभी, हाँ, अभी से लेके और 60, ये मार्केट बेस्ड रहता है सारा इसकी इन्वेस्टमेंट? अभी से लेके 60 साल तक आप उसे 10% पे कैलकुलेट करें। 60 साल के हाँ जी। बाद उसको आप 6%, 7% पे कैलकुलेट करें, ध्यान रखिएगा। और मिनिमम अमाउंट कितना इसमें डाल सकते हैं हम एनपीएस के अकाउंट? सर 500 रुपये महीने का होता है, यानी 6,000 रुपये, लेकिन 6,000 से कुछ आज के टाइम पे होगा नहीं। मैं आप लोगों से, मतलब मंथली अगर 4-5 हज़ार रुपए डालना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कोशिश ये करें कि साल में कम, मिनिमम देखिए इतना तो 50,000 रखें। रुपये तो आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है सीसीडी का। हम्म। और मजे ठीक की है। बात ये है कि वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। यही एक ऐसी चीज है जो हम्म। न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है। तो जरूर इसको एंजॉय करें आप लोग, और जरूर उसको करें। ठीक। मैं तो ये, जसवीर जी आपका क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो मुझे समझ आया एनपीएस का जो बेनिफिट, जो मुझे खूबसूरती लग रही है कि इससे पैसा निकाल नहीं सकते। इससे पैसा एकदम सब सर, ये हाँ। तो लोग कहते हैं ये तो प्रॉब्लम है, कल को कुछ हो गया तो, अरे कुछ अगर आज कुछ हो सकता है जिसका आपको इतनी टेंशन है, तो जब जी आप जी। 60 साल के हो जाएंगे तब कुछ हो गया तो कहां से लाओगे हाँ, पैसे? बिल्कुल बिल्कुल। यानी आज, अगर बिहेवियर आज अपने आप आप मैनेज हो 45 साल जाता के है हो, इसमें। मैंने कई लोगों से पूछता हूँ कि सर हमारा पैसा है, हमें जरूरत पड़ी, हम निकाल नहीं पाते एनपीएस से, कुछ हो गया तो कहां से आएगा?
वो तो चाहिए लिक्विडिटी उसकी। आप सोचिए कि आप 45 साल के हैं, आपकी कोई ऐसी जरूरत आ गई जिसमें आपको पैसा निकालना है और आप नहीं निकाल पा रहे, आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके पास सोर्स कहां से आएगा? आज तो आप किसी से मांग सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, 60 साल के बाद तो बैंक भी लोन नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस नहीं, बात मेरा को, मेरा मतलब ये है कि ये एनपीएस का तो पैसा ये सोच के ही डालना चाहिए कि मेरा रिटायरमेंट का ऑप्शन। रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट प्लान के लिए इससे अच्छा प्लान कुछ नहीं है सर, क्योंकि आज भी 60% कोई ऐसी स्कीम है ही नहीं जिसमें आपको टैक्स फ्री पैसा मिलता है। 60% बिल्कुल तो एक पैसे का टैक्स नहीं है। आप निकाल, आज से 25 साल तक आपका म्यूचुअल फंड में डालेंगे, प्रॉपर्टी में डालेंगे, गोल्ड में डालेंगे, कहीं भी डालेंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे सर, एक वो पैसा एक फिक्स। और भी उसमें कारण बनता है कि कहीं ना कहीं बीच में ऐसे हो जाएगा कि वो पैसा और हम होता है निकाल सर, लेंगे तो मैंने म्यूचुअल फंड बहुत से वो लोगों को खर्च देखा हो है, जाएगा तब। घर खरीद रहे हैं तो गोल्ड खरीद रहे हैं, तो बेटी को पढ़ाने हाँ, अमेरिका भेज दिया, अब अमेरिका भेज दिया, वो बेटी अमेरिका में ही रह गई, उसके बाद आप परेशान हो गए। ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन में आती हैं। तो मेरे समझ ये आया कि ये ब्यूटी ज्यादा अच्छी है इसकी। वो आप देखो सर, वो मेरा, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं एज अ कहते हैं कि एज अ टीचर मैं आपको दोनों चीज मैंने आपको दिखा दिया। आपको जी। डिसाइड करना है। जो पर्सनली मेरे मेंटरशिप में है वो मुझसे मिलते हैं, आते हैं, पूछते हैं सर क्या करूं, तो उनको मैं बताता हूं। लेकिन लाइव क्लास में बताऊं आप ये करो और आप ये ना करो, मैं ये सबकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे है। मैं अपना बता देता हूं, मैंने एनपीएस लिया है क्योंकि मुझे नहीं पता आज के 20 साल बाद मेरी वाइफ रहेंगी या नहीं रहेंगी, मेरा बेटा कहाँ रहेगा, मेरी बेटी कहाँ रहेगी, मैं कहाँ रहूंगा, क्या सिचुएशन होगी मुझे नहीं पता। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने एनपीएस लिया है। ये मैं आपको ना बता सकता। ठीक है, तो मेरे बेटे के साथ डिस्कशन हो रहा था सर इसी बात पे। थैंक यू सर। अगला तो क्वेश्चन मधु तलवर जी। ओके जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी तो जैसे प्राइवेट जॉब है, तो मेरे 6 साल बचे हैं, तो क्या मुझे एनपीएस में, मैंने सुना है शायद 2 स्कीम होती है एनपीएस में भी। टीयर 1 लेना है आपको, टीयर 2 नहीं लेना। टीयर 2 इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप कोई म्यूचुअल फंड ले लें, टीयर 2 ना लें। आप टीयर 1 में जितना आप डाल सकते हैं, जो आपको लगता है कि आप डालें, कोई लिमिट तो है नहीं। हाँ, टैक्स बेनिफिट आपको 2 लाख पे ही मिलता है, एडिशनल टैक्स बेनिफिट केवल 50,000 पे मिलता है। टोटल टैक्स बेनिफिट 2 लाख पे मिलता है एक पर, अगर आप ओल्ड रिजीम में आप टैक्स रिटर्न भरते हैं तो। लेकिन डालने में कोई वो नहीं है, आप जितना अगर आपके पास पैसे हैं तो डाल दीजिए और अपना पेंशन बना लीजिए। तो सर 4-5 साल के लिए भी डाल सकते हैं जैसे बच्चे हो तो? लोग डालते हैं, वो तो आपके ऊपर है कि हाँ जी मैंने इतना पैसा डाल दिया, अभी मेरा ये पैसा। आप, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा, किसी के पास 20 लाख रुपए आया, उसने डाल दिया। क्यों डाल दिया जी? क्योंकि जी मुझे ये पैसा मुझे किसी को देना नहीं है, मेरे रिटायरमेंट का है, डाल दिया जी। तो वो अपने अपना प्लान है, वो पता है कि वहां से कोई निकाल नहीं सकता। आपके बैंक में एफडी है, किसी दिन आपका बेटा कहेगा मम्मी मुझे काम है, चलो चलते हैं बैंक निकाल के लाते हैं, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब एनपीएस का है, वो पता है निकल ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई सर होप। सर जब एनपीएस का लेते टीयर 1 सबके लिए रिकमेंडेड है? टीयर 1 सर, टीयर 2 तो म्यूचुअल फंड है। टीयर सबके 2 इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, टीयर 2 कुछ नहीं है। ठीक है। टीयर 2 एक तरह से गवर्नमेंट ऑपरेटेड म्यूचुअल फंड है। बाकी सब भी गवर्नमेंट ऑपरेटेड ही है, लेकिन उसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने देख रखा है कि हाँ जी कौन से फंड हाउस कुछ अप्रूव कर रखे हैं, कुछ रूल्स लगा रखे हैं, वो सब चीजें हैं। वो एक म्यूचुअल फंड, सिंपल। तो उसमें क्यों हाँ, जाना? हेलो सर। हाँ, गुड आफ्टरनून तो सर, सर नमस्ते जब ये जी। ओपन करते हैं एनपीएस, तब ये ऑप्शन आता है टीयर 1 ये टीयर 2? एकदम आता है मैम। टीयर 2, पहली बात तो टीयर 1 खोले बिना टीयर 2 खुलता ही नहीं। यानी सबसे पहले तो आपको टीयर 1 ही खोलना पड़ता है। टीयर 2 1 खोलने के बाद, टीयर 1 अकाउंट खोलने के बाद फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप टीयर 2 भी खोलना चाहते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है। मुझे बड़ा हाँ आश्चर्य हो सर। रहा है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि रिटायरमेंट के 4 साल 5 साल बचे हुए हैं, उनका अभी एनपीएस अकाउंट नहीं है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी के अगेंस्ट है। ये मतलब आप लोग के पास होना चाहिए। मेरे पास, अगर आपके पास कोई और पेंशन का सोर्स है तो अलग बात है, अदरवाइज सबके पास ये होना चाहिए। यस मनोज जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, मेरे को पूछना है, ये जो यूपीएस है, तो हम्म। इसमें जो पेंशन के लिए जो अंतिम 12 महीने का एक औसत जो निकाला जाएगा, तो हाँ 12 महीने में क्या लेगा? बेसिक और उसका जो डीए उस समय होगा, सर देखो, दोनों? एक्चुअल में सच्चाई पूछो तो अभी इसकी गजट नोटिफिकेशन आने दीजिए, क्या लेगा क्या नहीं लेगा। मैं कुछ बोल दूं कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेरी जो पास्ट जितने चीजें हैं वो आपका जो है बेसिक प्लस डीए लिया जाता है जनरली ऐसे कैलकुलेशंस में।
ठीक है, लेकिन अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं आई है, अभी केवल कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ कि हम ये करने जा रहे हैं। तो जब गजट अच्छा, पत्र में क्लियर नहीं डाला हो है, सकता है, खाली बेसिक ही ले नहीं सर, केवल या बेसिक, डीए ना ले? केवल बेसिक नहीं देंगे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, जितनी मेरी समझ कहती है, जितना ये केवल बेसिक से कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, तो बेसिक प्लस डीए देंगे। तो प्लीज, और फिर उसका औसत निकाल के, और जो उस समय डीए रहेगा वो उस पे ऐड होगा ना? हाँ नहीं सर, डीए तो फिर हर महीने जो बढ़ता है, जो हर साल जो बढ़ेगा वो ऐड हाँ, होगा, उस समय ऐड होगा। बेसिक प्लस डीए जो होगा उसको ले लेंगे बेस। तो सर ऐसे आपके हिसाब से, जैसे कोई अगर 35 ईयर सर्विस किया है और सर मैं आपको एनपीएस में ही एक था लाइन बता देता हूँ, अगर आप लोग को सुनना है अच्छा लगे मेरी हाँ हाँ। पहले मुझे एक चीज बता, मैं एक ऐसे ना पोल करना चाहता हूँ आप जाने के लिए, कितने लोगों जी जी। को एनपीएस अच्छा लगता है, कितने लोगों को ओपीएस या यूपीएस जो भी है वो एक ही, एक तरह से वो अच्छा लगता है। एनपीएस वाले हैंड रेज करेंगे, एनपीएस वाले प्लीज हैंड रेज करेंगे, 1 2 3 4। नहीं, अगर मैं वही कह हाँ, रहा था कि जो 35 साल पूरा नौकरी किया एनपीएस में ही, तो हो सकता है इसमें ज्यादा पैसा मिले, मनोज जी शायद एक ऐसा बार हो पहले सकता है। मुझे पोल ले लीजिए, फिर देखते हैं। अभी 60 लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग मुझे अभी तक के ठीक है। अब ओपीएस हैंड डाउन, एनपीएस वाले हैंड डाउन कर लेंगे प्लीज, एक बार एनपीएस वाले हैंड डाउन कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे साइलेंट होते हैं, वो दोनों में हाथ ही खड़े करेंगे तो इसे पता नहीं चलेगा। एनपीएस वाले पहले हैंड डाउन करेंगे। मुझे अभी भी एनपीएस वालों कुछ का हैंड आप दिख रहा है, महेश जी, एसएस जी, एनपीएस वाले प्लीज। ओपीएस वाले हैंड्स अप करेंगे, ओपीएस वाले कितने लोगों को लगता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लगभग बराबर ही है, बल्कि एनपीएस में ज्यादा है। तो ये आप लोग का अपना डिसीजन है, मैंने आपको दोनों कैलकुलेशन करके बताई है, इसको जरूर देखिए जो आपको अच्छा लगता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको एक कहते हैं डेफिनेट अमाउंट चाहिए, डेफिनेट कि भाई इतना तो मिलना ही मिलना है ये वाला, तो उसके लिए ओपीएस ठीक है। और अगर आपको ज्यादा कम की कैलकुलेशन करनी है या किस केस में ज्यादा है, तो वो एनपीएस में ज्यादा है, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है। मैं आपके सामने एक बार शीट को दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ कि हाँ जी, लास्ट पेंशन क्या होती है प्लस कॉर्पस क्या होता है, और यहाँ पे लास्ट पेंशन क्या होती है, वहां तक भी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। आप इसको टोटल करके देख सकते हैं चाहे तो। अब अगर आप में से किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहूंगा कि इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आप लोग बोले तो मैं उस पर जाऊँ, ठीक है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अभी देखिए, जिसके मन में क्वेश्चन है वो हैंड डाउन कर दे। अश्वनी जी, मनदीप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर एक प्रश्न ये है कि जैसे सर। अभी सर बहुत सर सारे मैं जगहों, प्लीज, आपका क्वेश्चन मैं एक बार ले चुका हूँ, तो अब नहीं मैं नहीं सर, दूसरा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, बस एक सेकंड, सर कि प्लीज। जहाँ पे नहीं एनपीएस सर, बहुत लेट में, मनदीप जी आपका क्वेश्चन प्लीज। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था हाँ कि जो कॉर्पस हमारा एनपीएस में इकट्ठा होगा सर, वैसा तो यूपीएस में और ओपीएस दोनों में नहीं हो रहा है। हाँ, वो आपके ऊपर कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, वो देखना है आपको, ठीक। ठीक है सर, बट इतना ही था कि ओपीएस में हमारे पास रेडीमेड फंड अवेलेबल है। मान लीजिए कभी घर पे बहुत अर्जेंट पैसा जरूरत पड़ती है तो वो ओपीएस में अवेलेबल था, लेकिन हम्म। एनपीएस इज मच बेटर। तो वो कॉर्पस वाला एक पूछना था कि कॉर्पस जितना आपने कैलकुलेट करके एनपीएस में बताया, उतना मेरे ख्याल से यूपीएस और ओपीएस में नहीं है कभी सर। नहीं होगा सर, कभी सर, कभी हो ही नहीं सकता। बस बस सिंपल सर, ये डाउट था देखिए सर। सर, सब कुछ लाइफ में रिस्क एंड रिटर्न है। आप एनपीएस में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, एक तरह से आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या फ्लक्चुएशन हो, तो रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न ज्यादा मिलता है, सिंपल सी बात है। यस ओपीएस में आप कहते हैं जी मुझे फिक्स दे दो, मुझे नहीं लेना रिस्क। यस सर। ये शेयर मार्केट की सारी कहानी वहीं से शुरू होती है, रिस्क एंड रिटर्न। तो जब रिस्क लेंगे तो रिटर्न ज्यादा होता है, नहीं रिस्क लेते तो और बहुत अच्छा है, लोग एफडी में भी करते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। ये आपका अपना अपना थॉट है, और अपने हिसाब से यूज करना चाहिए। उसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के भी प्रेशर में आना चाहिए। अपना घर की सिचुएशन क्या है, अब मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन करना है, तो मुझे तो एक डेफिनेट अमाउंट हर महीने चाहिए, और उससे वो अभी एनपीएस में अगर कम मिल रहा है, उससे मेरा काम नहीं हो रहा है, तो कल को मेरा 5 करोड़ का पैक कॉर्पस हो जाए, उससे मेरे क्या होगा अगर मेरा बच्चा ही नहीं पढ़ पाया तो? आप यस समझ सर। रहे हैं? अगर सब जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं उस दिन आपका एक बच्चा 10वीं में है, दूसरा बच्चा 12वीं में है, बेटी की शादी करनी है, ऐसा कोई सिचुएशन है, आपको एक डेफिनेट अमाउंट चाहिए, तो उस केस में आप कहेंगे नहीं जी आज के 30 साल बाद मेरा 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे,
हो जाएंगे जी। अब बेटी की शादी भी हो गई, बेटा भी नहीं पढ़ पाया, बेटी भी नहीं पढ़ पाया, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैंने कहा ना, ये सब सिचुएशनल है, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करके बताया जाता है कि हाँ जी कैसे आपकी सिचुएशन के, इसलिए हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिविजुअल होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मैं आपको कहूँ आप सब ये कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मेडिसिन हर इंसान को देख के उसके हिसाब से बताई जाती है, उसी हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। हाँ जी, चंचल कालरा जी। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम यूपीएस वाली स्कीम चूज करते हैं तो इसका मतलब हमारा एनपीएस वाला खत्म हो जाएगा सारा, वो सारा पैसा कन्वर्ट करेंगे यूपीएस में, या वो हम चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं एनपीएस के पैसे के साथ अलग से? अलग से कैसे हो सर, आप यूपीएस भी ले लेंगे और एनपीएस का भी पैसा ले लेंगे, फिर तो सर ऐसे तो सर नहीं, सारी दुनिया वही कर अच्छा, लेगी। मतलब गवर्नमेंट हमारे से वो अपना पैसा वापस लेगी, यूपीएस में कन्वर्ट करेगी अपना? बताइए, आप यूपीएस में कन्वर्ट कर दें और एनपीएस वाले पैसे को कंटिन्यू कर लें, क्या यार सर, आप ही चला गए फिर तो मोदी जी अब छोड़ के। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन है सर। नहीं, मतलब एनपीएस अकाउंट हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था। अभी एनपीएस अकाउंट फंड तो बंद हो वापस जाएगा, जाएगा, फंड तो वापस जाएगा। गवर्नमेंट का पैसा जाएगा। अगर हम गवर्नमेंट का पैसा वापस कर देते हैं अदर सोर्सेज से, हाँ वो जी। ये तो नहीं कहेंगे एनपीएस का अकाउंट, वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि एनपीएस का अकाउंट बंद सर करके हमें ये पैसा नहीं, वापस मेरे करो। मेरे समझ से वो नहीं कर पाएंगे, वो सारा जो जो एक्यूमुलेट हुआ है वो इंटरेस्ट भी आपको पीछे से कैलकुलेशन करके, आप अपनी सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे लास्ट सैलरी, तो आप पीछे का सारा इंक्रीमेंट ले रहे हैं ना। जी जी जी। तो फिर जब गवर्नमेंट को पैसा वापस देना है तो गवर्नमेंट का पैसा वापस दे देंगे, और जितना आज उसमें फंड एक्यूमुलेट हुआ वो आपका हो गया। ऐसे नहीं होगा ना सर, समझिए, विजुलाइज करिए। देखिए आप अपने और गवर्नमेंट को मत सोचिए, विजुलाइज करिए रैशनल क्या है। रैशनल समझेंगे तो आपको, आप जब अपनी पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने 25 साल की 30 साल की जितनी सैलरी होगी एक्यूमुलेट, जो भी आपका सीनियरिटी बनी होगी उसके हिसाब से बने। लेकिन गवर्नमेंट का पैसा वापस जी आप अपना ले लो जी, इतना दिया था आपने, बाकी ये फंड तो हमारा है। नहीं, हमारा पैसा जो हमारा एनपीएस में शेयर है वो तो हमें ही सर मिलेगा आप ना। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, वो आपका नहीं है, आपका शेयर नहीं है। जो पहले आप नहीं सर, जो 10% हमने कंट्रीब्यूट किया है वो तो हमारा ही था। हाँ, तो वो 10% आपका है, वही यूपीएस में जोड़ के मिलेगा ना आपको। अच्छा, वो यूपीएस में ही जाके वही मिलेगा ना फिर आप। ओपीएस में भी तो जाते थे तो ऐसे ही होता था वहां पे। ठीक है, अश्वनी थोड़ा बहुत तो देखिए सर, ओपीएस जो था उससे थोड़ा सा तो ये कम है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं अभी भी लोग। अश्वनी जी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर यस, मैं सर शुरुआत में नहीं जुड़ पाया था। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अश्वनी जी। हाँ सर, हाँ मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। मैं सर शुरुआत में नहीं जुड़ पाया था मीटिंग में। मेरा सवाल ये है कि जो कॉर्पस कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो एक व्यक्ति मान लीजिए 30 साल नौकरी करता है और 15 साल नौकरी करने पे उसके पास एनपीएस अकाउंट में 20 लाख रुपए है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन और रिटर्न दोनों मिलाकर। तो अगले 15 साल में और कितना ऐड हो जाएगा उसमें? ऐसा कोई वो कैलकुलेशन मैंने हो सकता एक्सेल है क्या? बना दी है, मैं आप ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां देख लीजिएगा। अब कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा वो तो जी मैंने क्या डिपेंड करता शुरुआत में नहीं जुड़ा था तो हाँ देख तो नहीं कोई पाया। बात नहीं, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। मैंने 25 साल का जी एजम्पशन लेके पूरी कैलकुलेशन की है, और जहां मैं अपलोड करूंगा वीडियो को जी वहीं जी पे मैं इस एक्सेल को भी डाल दूंगा, सो दैट कि आप लोग चाहें तो अपने सैलरी जी डाल जी के कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, वहां पे। जी सर जी। गुलशन कुमार जी आपका क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं जा रहा हूं कि जी इक्विटी मार्केट में कल को क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो कि इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होती है। अब ये क्या है कि एक इकोनॉमी के ऊपर कितना बर्डन, पहली बात आपको ये बात समझना पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर कितना बर्डन आ रहा है। इकोनॉमी के ऊपर ऐसा नहीं है कि पूरा कोई गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, गवर्नमेंट ने के कल जो बारे में कुछ बता आपको जो पाएंगे? दिया है वो दिया है 4.5%। 14% गवर्नमेंट पहले ही देती थी, अब वो एक जो यूपीएस में आपको एक फंड बना दिया, जिसमें वो फंड किसी का नहीं है। अभी क्या एनपीएस आपका है, एनपीएस मेरा है, एनपीएस दीपक जी का है, एनपीएस जसवीर जी का है। अब उन्होंने क्या किया जी, सबका पैसा मिला के एक फंड बना दिया। उस फंड में कौन जिए कौन मरे, किसका पैसा, किसी का पैसा नहीं है, वो एक पैसा होगा जिसमें गवर्नमेंट डालेगी। अभी भी सिस्टम वही है, उसमें 18.5% डालेगी। अब वो अपना अपना अकाउंट नहीं होगा, वो एक फंड होगा, और उसमें से भाई आपको फिक्स, जो जिंदा हैं लोग उनको फिक्स इतना पैसा देते जाना है। ये सिस्टम उन्होंने बनाया है, पहले तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा।
अब लेकिन इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट के ऊपर कितना बर्डन आ रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर करीब करीब 4.5% का बर्डन आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो भी पेंशन लाइबिलिटीज हैं गवर्नमेंट की, या आप कहेंगे कि सैलरी लाइबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, टोटल सैलरी लाइबिलिटी पे, क्योंकि टोटल सैलरी पे ही वो 4.5% दे रहे हैं, तो टोटल सैलरी लाइबिलिटी पे करीब 4.5% का बर्डन आ रहा है। नो डाउट ये एक इकोनॉमिक बर्डन है, और अगर ये इकोनॉमिक बर्डन है तो क्या इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा? मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत मार्केट हो सकता है कि कल को क्या होता है कि जब हम इकोनॉमी ना सोच के सोशलिज्म सोचने लगते हैं, तो क्योंकि इकोनॉमी हमेशा चाहती है कि आप इंडस्ट्री के ऊपर पैसा खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करें, इकोनॉमी हमेशा ये सोचती है। तो इस चीज का थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा, तो हो सकता है वो कहते हैं क्षणिक प्रभाव हो, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं आना चाहिए, जो मेरी समझ कहती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। तो इसलिए आप लोग अगर कल बहुत कहीं अचानक से झटका लगा कि हाँ जी मोदी जी ने ये डिसीजन ले लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी SIP है उसे कंटिन्यू करिए, जो आपके शेयर्स है उसे रखे रहिए, जो आपके म्यूचुअल फंड है उसे कंटिन्यू करिए। ये सब शॉर्ट टर्म में आपको ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये चीजें बहुत इफेक्ट नहीं करती। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि केवल 24% आपके अकाउंट में डाला जा रहा है अपनी सैलरी का, तो वो देखिए कितना पैसा हो जाता है। ठीक है, तो अब किसी ने लिखा है 10% देने का बर्डन भी तो कम होगा सर, ये क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहे हैं? 10% देने का? सर 14 + 10 24% देना होता है, सैलरी में 10% आपको दिया जाता है। अब वो 18.5 पे आएगा 24 के बदले, तो 10% हटेगा, 4.5% बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट 10% ऐड करके देती भी तो है, वो सैलरी का पार्ट बना के दिया जाता है और फिर वापस ले लिया जाता है वो, तो वो तो कम हो जाएगा सर। क्या कह मतलब आपकी सैलरी बढ़ा के मिलती है, आप ये कह रहे हैं? सर NPS का जो 10% मतलब 14% होता है, 10% हमसे काटा जाता है, ये फिर नहीं काटा जाएगा, ये वहां नहीं जाएगा फिर, तो तो 24 के बजाय आपको मिलेगा ना, फिर वो आपके सैलरी थोड़ा ना कम कर देंगे सर। कोई बात नहीं सर, मैंने बताया ना, इसको रहने दीजिए, अभी नोटिफिकेशन आएगा तो ज्यादा क्लियर बता पाऊंगा मैं आपको। मेरा अभी तो मेरे समझ से जो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है 4% 4.5% का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, और जब आएगा तो देखेंगे उससे क्या बहुत ज्यादा 4% नॉट ऑफ GDP, नॉट ऑफ बजट, केवल एनुअल सैलरी एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, उसका तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो और बाकी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो मार्केट के बारे में, इसके बारे में, इफ आई रिटायर एट 24 ईयर सर्विस देन विच वन विल बी बेटर, NPS और UPS? देखिए उसमें तो UPS में तो प्रोपोर्शनेट उन्होंने कह ही दिया, 10 साल के बाद जो होगा प्रोपोर्शनेट होगा, तो 25 साल वाले को जो मिलेगा वो 24 साल के लिए उसका 24/25 कर दीजिए। ठीक है, फुल पेंशन आपको 25 साल में मिलेगी। सिंपल सा कंसेप्ट, उन्होंने कहा 25 साल सर्विस करने पे आपको फुल पेंशन मिलेगी। अब जो 25 साल करने पे फुल पेंशन मिलती है, यानी जो आपकी लास्ट सैलरी है उसका 50%। अब कोई 24 साल नौकरी करेगा तो जो लास्ट सैलरी का 50% इंटू 24/25, ये होता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट, ये आपको UPS में मिलेगा। तो ये जो रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये सारा रफ आइडिया है। और 28.5% काट कर जो कॉर्पस बिलोंग UPS में है, इसका कुछ अमाउंट रिटायरमेंट पे भी मिलेगा या नहीं, मैं बता रहा हूँ। रिटायरमेंट पे उन्होंने कितना अमाउंट बताया है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मनोज जी ने। उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको ग्रेच्युटी मिलती है वो मिलेगा, प्लस आप जितने साल नौकरी करेंगे हर 6 महीने पे 10% ऑफ योर सैलरी। तो 10, सपोज मैं 60,000 के मैं मान के चल रहा हूँ उस समय, जो भी आपका हर 6 महीने पे 6 महीने 10% यानी 6,000, तो 6,000 6 महीने का यानी 12 महीने का 20% हो गया, यानी 12,000 इंटू जितने साल आपने नौकरी की, वो सैलरी आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगी जो ग्रेच्युटी मिलती थी। ग्रेच्युटी के साथ साथ एक और अमाउंट मिलेगा जो OPS में एक तरह से वो GPF कहते थे, GPF का पैसा मिलता था कि भाई हम जब रिटायर हो रहे हैं तो हमें क्या मिलता था, उन्हें ग्रेच्युटी मिलती थी, GPF मिलता था, प्लस पेंशन मिलता था।
अब क्या है, जीपीएफ तो आप लोग का है नहीं जो एनपीएस वाले हैं, तो उनको ग्रेच्युटी मिलती है प्लस एनपीएस का पैसा मिलता है। तो एनपीएस का अब ये पैसा 60% वाला मिलना नहीं है इकट्ठा, तो उसकी जगह आपको जितने साल काम करेंगे हर 6 महीने पे 10%, 6 महीने कंप्लीटेड ईयर वर्ड यूज किया है। फिर मैं बात करता हूँ कि ये सब टैक्स अथॉरिटी जब आते हैं तो वर्ड लिख कर आते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, गजट नोटिफिकेशन आएगा, बजट में आएगा, उसके बाद। जेपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर, आपका क्वेश्चन प्लीज मैं दूंगा जरूर। मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ मेरे, अगर क्या मैं गलत हूँ कि आपने पहली बार ज्वाइन किया है या पहले भी जी सर, पहले अभी फेसबुक पर था तो अचानक लिंक नजर आया ओके तो मैं ज्वाइन कर लिया। डोंट ठीक है। बुरा मत मानिएगा नहीं नहीं सर, बहुत सर। अच्छी बात है ये, हम तो ऐसे ही सर हाँ ओपन, सबके लिए ओपन है सर, ये हमारा सौभाग्य जी है। सर, थैंक यू सर। बताइए सर सर। मेरा क्वेश्चन है कि ग्रेजुएटी क्यों नहीं मिलता है एनपीएस में? ग्रेच्युटी नहीं मिलता, ये किसने कहा नहीं मिलता? मैं कह रहा हूँ सर, मैं रिटायर हो चुका हूँ, 14 हाँ साल की नौकरी, मैं एक्स सर्विसमैन था, तो हाँ। इसीलिए मैं 2008 में ज्वाइन किया था हम्म 22 में मैं बाहर निकल गया। हम्म 14 इयर्स की सर्विस थी मेरी। ग्रेजुएटी आज तक तो नहीं आई। कहते हैं कि केवीएस ने इसको, ऑटोनॉमस बॉडी है इसलिए नहीं मिलेगी। सर देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी ये हमने दिल्ली से भी पता किया है, दिल्ली वाले जो स्टाफ मेरे साथ जो रिटायर हुए हैं मेरे हाँ बाद में, हाँ। उनका भी यही स्टेटमेंट है। अब पता नहीं सर, देखो जो कंसेप्ट है, अभी कल का नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें भी लिखा है 10% इन एडिशन टू ग्रेच्युटी। हाँ लिखा है पर दिया नहीं जा रहा, केवीएस में नहीं दिया जा हाँ रहा। वो सर किसी बॉडी में कुछ होगा, देखिए आज भी क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है, जो नवोदय को मिलती है, जो केवी को मिलती है, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारी चीजों में है। तो वो तो एक आपको पता है गवर्नमेंट की चीजें हैं, कोर्ट केट में जाते हैं, कोर्ट केस चलते हैं, सब होते जी रहते हैं। लेकिन जो जी कंसेप्ट है, कंसेप्ट पहले क्या था, पहले ओपीएस में आपको ग्रेच्युटी मिलती थी, जीपीएफ मिलता था, पेंशन मिलता था। अब जी क्या हुआ, जीपीएफ का पैसा ना मिल के आपको वो एनपीएस में जाता है, वो एनपीएफ का 60% आपको मिल जाता है, एक्चुअल में वो जीपीएफ ही है एक तरह से, और बाकी जी। पैसा आपका पेंशन है, वो वही चीज है। तो क्या अगर मैं अब यूपीएस के लिए ऑप्ट करता हूँ तो क्या मेरे से पैसा वापस लिया जाएगा? सर मैं इस कोई रिटायर हो चुका है उसका क्या होगा, ये सब ना मैंने फिर बताया सर, एक बार ना गजट नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसी में ये सब जरूर सर, क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि क्योंकि उन्होंने ऑप्शन तो दिया है कि जो रिटायर हुए वो हाँ भी इसके हाँ, लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑप्ट कर कि क्या, सकते हैं। हाँ क्या होगा तो अब क्या आप उतना पैसा दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्या करेंगे, वो हाँ सब क्योंकि अभी तो जो आ रहा है मेरे को 5,000 रुपये पेंशन आ रही है। नहीं, आप जो 5,000 छोड़ के और ईपीएस में तो नहीं जा पाएंगे, तो मैं अभी बता देता हूँ कि भाई 5,000 छोड़ दिया, मुझे हाँ ईपीएस में जाना है, तो नो डाउट उसमें कुछ ना कुछ होगा, पैसा क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन कितना देना है उसमें से, वो सारी चीजें आएंगी सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जरूर सर, थैंक यू, थैंक यू सर। महेश, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सर। महेश शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहें? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है एनपीएस में अगर मैं अपना कैलकुलेटर कैलकुलेट करता हूँ, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ना मेरा एनपीएस अकाउंट में लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे अच्छा सर, मैं टोटल। आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए वो मैंने कैलकुलेशन एक दे रखी है, आप देख लीजिएगा। मैं एक्सेल हाँ पे डाल रखी है, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, वहां कैलकुलेट होगा। मैं आप लोगों को हाँ दिखाने के लिए, सबके लिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा तो मैं देखिए, एनपीएस, ठीक है, एनपीएस पेंशन, आप लोग को दिखा दे रहा हूं सबको, पेंशन कैलकुलेटर, ये अवेलेबल है ऑलरेडी उनके वेबसाइट पे, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है एनपीएस के। प्लीज आप लोग इस पे डालें, यहाँ पे एक डेफिनेट अमाउंट दे देता है कि हाँ जी, अगर आप इसको बढ़ा के चढ़ा के कुछ एवरेज करके डाल दें तो आपका काम, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, सपोज एक आदमी मैं आप लोग को केवल एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, सो दैट कि 1995 में बर्थ हुआ किसी का, ठीक है, मान लीजिए 4 तारीख को हुआ, ये मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लीजिए आप इसमें 10,000 रुपए केवल पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब कब आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप 60 ईयर तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये लीजिए, मैं इसको 60 पे ले जाता हूं कि आप 60 ईयर तक जब आप हो जाएंगे तब तक आप इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आप 10% का रिटर्न मिलेगा, कितना आप एन्युटी चाहिए, 40% आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा। अगर आप 40% लेते हैं तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी, उस केस में
आपकी पेंशन कितनी बनती है इसको भी आप देख लीजिए। उस केस में आपकी जो पेंशन बनती है वो, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,613 रुपए बनती है, ठीक है। और अगर यहीं पे आप इसमें से बाकी अमाउंट भी एनईटी में नहीं लेते या आप कहीं और लगा देंगे, मान लीजिए ये मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं तो उस पैसे को लगाएंगे वहां से भी, तो 1,26,000 तक, मतलब 1995 में पैदा हुआ कोई तो आज 30 साल का आदमी होगा, 30 साल का पर्सन 10,000 रुपए, सिंपली कैलकुलेट करिए, 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है, 10,000 रुपए पर मंथ, तो भी उसे 1,00,000 - 1,25,000 रुपए की पेंशन बड़े आराम से मिल सकती है। और ये मैं तब एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 10,000 कांस्टेंट कर रहा है, वो उसमें 1 रुपए बढ़ा नहीं रहा, जबकि एनपीएस में ऐसा होता नहीं है। जनरली जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो 14%, 10% जो भी आप लोग का कटता है उसके हिसाब से आपकी और बढ़ जाती है। लेकिन कोई अगर ऐसा है जो प्राइवेट जॉब वाला है, वो अपने से अमाउंट कर रहा है, तो भी एक अच्छा पैसा इसमें बन जाता है। इसलिए प्लीज इसमें अपने हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, आप यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज होता जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखें कि मैं कितना पैसा कर सकता हूँ जिससे मेरा काम आसानी से हो जाएगा, एक डेफिनेट अमाउंट आ जाएगा। एनपीएस कैलकुलेटर, एनपीएस मैंने गूगल पे देख के देख लिया था, एनपीएस के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे एनपीएस में मुझे 4 करोड़ रुपए जो है जमा हो रहे हैं टोटल मेरे उस दिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसमें से मैंने 2.5 करोड़ रुपए, उसमें से मैं 60% निकाल लूंगा 240, तो क्या ऐसे ही 240 यूपीएस में भी मिलेंगे या उसमें उस समय कुछ नहीं मिलेगा? उस समय कैसे मिलेगा सर, आप कैसे बातें कर रहे हैं, मतलब आप लोग दोनों का बेनिफिट मत देखिए ना सर। हाँ हाँ, तो एनपीएस में, यूपीएस में सर सिर्फ जो सैलरी का 50% होगा वही मिलेगा, वही विदिन मिलेगा, लमसम अमाउंट कुछ प्लस भी नहीं आपको मिलेगी? प्लस आपको हर 6 महीने पे काम, हर 6 महीने ऑफ वर्किंग पे 10% ऑफ सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपको एक तरह से एडिशन टू ग्रेच्युटी, ठीक है। बस वो एडिशनल होगा, वो हर 6 महीने पे मिलेगा हाँ तो वर्किंग का? सर जब आपका ओपीएस था तब भी थोड़ा ना इकट्ठा पैसा मिलता था, दोनों चीज नहीं मिल हम्म। सकती ना, ठीक है। लेकिन सर ओपीएस के टाइम पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ पैसा मिलता था ना, कि इनको रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 80 लाख रुपए मिलेंगे, वो सर किस चीज के मिलते थे? वो आपको ग्रेच्युटी वगैरह मिलती थी, वो तो अभी भी मिलती है आपकी, Okay. ठीक। दीप्ति मैम। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर माय क्वेश्चन इज, अभी आप जैसे एक अज्यूम्ड अमाउंट ले रहे थे कि 10,000 रुपए हर महीने एनपीएस में डालें, तो सर ये आपके हिसाब से हमें मंथली ही डालना चाहिए या टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से साल में एक बार भी डाल दें दो सेम अमाउंट, जैसे मैम 1,20,000 एक साथ डाल मैम दें? एक्चुअल में दो तीन चीजें हैं इसमें, आपके ऊपर है। अगर आप 1,20,000 क्यों करना है, मंथली डाल दीजिए। उसमें क्या होता है कि एक तो मार्केट के फ्लक्चुएशन से आप बचे रहते हैं। मान लीजिए आपने मार्च में डाला, उस समय मार्केट ऊपर है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलेंगी, आपका फंड कम हो, तो इसलिए मैं तो हमेशा कहूंगा कि आप उसको, हमें एसआईपी क्यों किया जाता है, एसआईपी इसलिए किया जाता है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन से आप बचे रहेंगे। दूसरा क्या होता है कि दूसरा ये होता है कि आप जब 10,000 रुपये महीने डालते हैं, आपकी एक आदत बन जाती है, आपके बजट बन जाते हैं, तो वो आसान होता है एज कम्पेयर टू 1,20,000 इकट्ठा डालने। हो सकता है उस महीने में कभी कुछ ऐसा आ गया, नहीं डाल पाए, तो वो दिक्कत आती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा एक यही छोटी कहती है कि हम सर, आप, मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट 50,000 पे मिलता है या कुछ और भी अमाउंट है नहीं सर? मैम, इस पे टोटल देखिए 2 लाख का है, 1,50,000 एटीसी वाला। तो अगर आप एटीसी कहीं और करते हैं तब तो वो आपको वहां मिल गया, यहाँ 50 का मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आप एटीसी नहीं करते, यस सर, तो फिर एटीसी तो आप, पूरा 2 लाख से कितना डाल हाँ एटीसी भी ले सकते हैं और प्लस आपका ये सीसीडी भी ले सकते हैं, ठीक है। राइट सर, थैंक यू सो मच। राजू सर वो प्रसाद, राजू प्रसाद जी, सर राजू प्रसाद, राजू प्रसाद जी आपका सर क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, जेबी सिंह जी बोलिए। ओके, तो आई होप मैंने सबका क्वेश्चन लिया। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि फीडबैक जरूर डालेंगे। आप लोग जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, जिस ग्रुप से आज के मैसेज मिला था आपको आज के सेशन का, उस ग्रुप पे जाके आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक डालेंगे। ये मुझे हेल्प करता है इन लॉन्ग रन, और मैं आपकी मदद कर पाता हूँ, उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए और काम करूँ। एक ही चीज चाहिए मुझे, आपका फीडबैक। अच्छा लगा तो अच्छा डालिए, खराब लगा तो खराब डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, फीडबैक जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।